दोस्तों नमस्कार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, कौन कौन व्यक्ति राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी डिले। जैसा कि विदित है, संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा करता है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त राज्य शब्द पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। जो पहला है वह है भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार और संसद राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राज्य सरकार एवं विधानमंडल। राज्य सरकार और विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथे नंबर पर अन्य प्राधिकारी। तो भारत सरकार और संसद तो आप जानते ही हैं, राज्य सरकार और विधानमंडल तो आप जानते हैं। उसके बाद आता है स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द का अर्थ है, प्राधिकारी शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जिसे विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति जिसके पास होती है और साथ ही साथ लागू करने की भी शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यदि ऐसा कोई अधिकारी है जिसे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं। मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी 2 के मामले में शहर की नगर पालिका ने थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाया। नगर पालिका को एक उपविधि के अंतर्गत ऐसा प्राधिकार प्राप्त था। उच्चतम न्यायालय ने नगर पालिका को अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त शब्द राज्य शब्द के अंतर्गत माना है। नगर पालिका को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत माना है और यह निर्णय दिया कि उसका कर लगाने का आदेश अवैध था, क्योंकि वह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 में दिए गए मूल अधिकार का अतिक्रमण करता था। अगला है अन्य प्राधिकारी। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। अनुच्छेद 12 में कुछ प्राधिकारियों के उल्लेख करने के उपरांत अन्य प्राधिकारी पदावली का शब्द प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में कई उच्च न्यायालयों ने उसकी बड़ी समुचित व्याख्या की और यह मत व्यक्त किया कि अन्य प्राधिकारी पदावली में उपर्युक्त वर्णित
प्राधिकारियों की तरह के अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई के मामले में उक्त निर्वाचन के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि अन्य प्राधिकारी पदावली में केवल वे प्राधिकारी ही सम्मिलित किए जा सकते हैं जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति जैसे कि विश्वविद्यालय या कंपनी आदि इस पदावली के अंतर्गत अर्थांतर्गत राज्य नहीं माने जा सकते। किंतु उच्चतम न्यायालय ने उज़्माबाई बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में इस संकुचित निर्वचन को मानने से अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई सामान्य श्रेणी नहीं है जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित निकायों की श्रेणी में आते हों और ना ही इन निकायों की श्रेणी में रखना न्याय संगत होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम अर्थात संविधि द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।